अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम स्टैट 301 के शार्ट नोट्स करेंगे जो मैंने ख़ुद बनाए हैं। तो ये अगर आप कर लेते हैं अच्छी तरह तो आप इंशाल्लाह मिड टर्म एग्जाम में आपका अच्छा हो जाएगा। लेक्चर नंबर 1 से हम स्टार्टअप करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास स्टैटिस्टिक की जो डेफिनेशन है, स्टैट हमारे पास क्या है कि इसमें हम रियल लाइफ डेटा को गेट करते हैं, उसके बाद उसका कंक्लूजन ड्रा करते हैं, तो वो हमारे पास स्टैटिस्टिक आ जाता है। इसके बाद आपके पास एमसीक्यूज़ कौन कौन से बन सकें इंपॉर्टेंट और टूल फॉर डेटाबेस, ये किसके लिए होता है? रिसर्च। और स्टैटिस्टिक का सेकंड नेम हमारे पास क्या होता है? क्वांटिटेटिव रिसर्च भी हम इसको कह सकते हैं। और स्टैटिस्ट जो वर्ड है ये ऑलवेज क्या होता है? प्लूरल होता है। और ये स्टैटिस्टिक वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है? सिंगुलर फॉर्म इज डेटम। अच्छा, अब हमारे पास है वेरिएबल। वेरिएबल इट्स मीन्स दैट के जो हमारे पास वेरीज करती है किसी एक यूनिक या इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के ऊपर। जिस तरह हर इंसान की, हर पर्सन की एज, हाइट, ठीक है, उसका वेट, ये तमाम चीज़ें जो यूनिक होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ये वेरीज करती रहती हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है? वेरिएबल कहलाता है। इसके बाद हमारा एग्जांपल वही चीज़ है, मैं आपको बता चुका हूँ कि एज होगी, उसके बाद वेट है, उसका हाइट है, और अनदर थिंग्स हमारे पास होती हैं। उसके बाद हमारे पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटेटिव ऐसे वेरिएबल जो कि हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, लाइक एज, वेट, इनकम, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, ये हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। क्वालिटेटिव वेरिएबल ऐसे वेरिएबल जिनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लाइक एजुकेशन, कलर, क्वांटिटी, पॉवर्टी, सेटिस्फेक्शन, इंटेलिजेंस एंड उसकी फीलिंग, ठीक है। ये तमाम जो चीज़ें होती हैं जिनको हम जो है कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो हमारे पास क्या होती हैं? क्वालिटेटिव होती हैं। इसके बाद हमारे पास है डिस्क्रीट वेरिएबल। कौन? डिस्क्रीट ऐसी वेरिएबल जो कि एक कंटिन्यूसली जो कि अपवर्ड मूव ना हो, जो कि हमारे पास जंप्स या ब्रेक्स हैं। लाइक ये देखिए, अब मैं यहाँ पे ये टेबल में ये बनाया है। अब इसके बाद ये मैंने लाइन ड्रा की, अब इसमें ब्रेक आया, फिर आगे से स्टार्ट हो गई, फिर इसके बाद ब्रेक आया, फिर आगे स्टार्ट। इट्स मीन कि इसके अंदर जंप्स आए हैं। तो कंटिन्यूस होगा जो कि ये लाइन है, ये बिल्कुल जो कि एक कंटिन्यूसली आगे अगर मूव करती है, जिसके अंदर कोई गैप नहीं आता, ये हमारे पास क्या कहलाता है? ये हमारे पास कंटिन्यूस कहलाता है। डिस्क्रीट का मैंने आपको बता दिया है कि जिनके अंदर जंप्स या ब्रेक्स आते हैं वो हमारे डिस्क्रीट होते हैं। कंटिन्यू जो कि एक कंसेक्टिवली अगर मूव करें वो हमारे पास कहलाते हैं। जिस तरह हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल के अंदर जो पर्सन है उसकी हाइट हो गई, उसके बाद टेम्परेचर है, प्लेस वगैरह, ये तमाम चीज़। मेजरमेंट स्केल के अंदर ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के अबाउट नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल ऐसे स्केल जिसके अंदर आपने अगर एक टेबल बनाया है, ये अगर मैं टेबल बनाता हूँ इसकी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन टेबल को नाम दे दिया। ये मैंने दे दिया कि इसका स्टूडेंट्स का नेम आएगा, इसके बस यहाँ पे सिर्फ जस्ट स्टूडेंट के नेम ही आएंगे। फिर मैंने आगे टेबल बना दिया कि वो कौन सी क्लास में है। इस मिनट्स के अंदर सिर्फ हम क्लास राइट डाउन करेंगे। उसके बाद हम उसकी दे देते हैं एज, दे देते हैं, फिर उसकी एज आएगी। ये नहीं एज की जगह हम CNSE नंबर दे दें। मीन दैट हमने जो चीज़ जिसके लिए बनाई है हम जस्ट वो उसी के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद है ऑर्डिनल या रैंकिंग स्केल। अच्छा, ऑर्डिनल या रैंकिंग का मतलब होता है कि हम बता देते हैं कि इस पर्सन की जो क्वालिटीज़ हैं, इसकी परफॉर्मेंस है, वो कैसी, एक्सीलेंट है, बैड है, पुअर है, नॉर्मल है, ये चीज़ें हम उसको बता देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज के अंदर हमारे पास आ रहा है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल के अंदर हम जो कि हर चीज़ को एक यूनिकली ड्रा करते हैं, राइट डाउन करते हैं। जिस हमारे पास टेम्परेचर है, इसको या सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में मेजर कर सकते हैं। ये नहीं है कि टेम्परेचर को हम सेल्सियस फ़ारेनहाइट दोनों में कर सकते हैं, या टेम्परेचर को हम सेल्सियस में करेंगे या टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में करेंगे। दैन हमारे पास रेशियो स्केल है। इसके अंदर जस्ट हम जो कि पॉइंट्स होता है वो ज़ीरो नोमिनेट कर देते हैं, मेजर कर देते हैं, उसको जो ओरिजिन होता है वो हम सिफर कर देते हैं। एरर मेजरमेंट। एरर मेजरमेंट का मतलब है कि अब मैंने वज़न किया, कोई चीज़ है हमारे पास, ठीक है, उसका वेट हमारे पास क्या बन रहा है? 60 kg बना है, ठीक है। उसका जो रिकॉर्डिंग वेट हमारे पास जो है वो कि कितना है? हमारे पास 60 kg है। लेकिन अब हमारे पास वो आर है, अब मैंने इसको मेजर किया है किसी मशीन के ऊपर, उसका बन रहा है 59.995, ठीक है। इसमें दैट के 0.5 जो है वो इससे क्या है? लेस है। इसमें जो एरर आएगा वो कितने का होगा? 0.5। अगर इसमें मैं 0.5 ऐड करता हूँ, ये 60 बन जाता है। मीन दैट जो मेरी ऑब्जर्व वैल्यू और जो उससे अगर मैच नहीं करती, उससे हाई होती है या उससे डाउन होती है, तो उसका जितना डिफरेंस होगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा? वो एरर मेजरमेंट होगा। मीन दैट कि ये वैल्यू इसके साथ एग्जैक्ट मिस मैच नहीं कर रही, मीन के मैच नहीं हो। ब्लास्ट रेट या रैंडम होती है एरर। मीन के मेरे पास, अब मैंने आपको बताया 16 kg मेरे पास वज़न है, वेट है। तो अब मैंने क्या किया कि जब मैंने इसको वज़न किया उसमें कितना आ रहा है? 0.5 का जो कि एरर आ रहा है। तो अब क्या होगा? जो 0.5 ही होगी, ये मेरे पास इसकी ब्लास्ट रेट वैल्यू होगी, वो इस तरह, क्योंकि जो इसकी जो हमारे पास
अबव जो वैल्यू है, ट्रू जो वैल्यू थी, उससे क्या है कि ये वैल्यू कम है या इससे बड़ी है, तो उसके अंदर जितना भी उसका डिफरेंस होगा वो हमारे पास ब्लास्टेड रैंडम जो कि एरर्स कहलाएगा। तो देन हमारे पास आ जाता है कलेक्शन लेक्चर नंबर 2। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा, इट्स मीन दैट कि हम इसमें क्या करते हैं कि डिफरेंट पर्सन का आपस में हम डाटा जो है कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों का जो डाटा है वो कलेक्ट करते हैं। प्राइमरी डाटा जो हमने डाटा कलेक्ट किया होता है वो अगर एज इट इज़ पढ़ा हुआ, उसका अगर कोई भी हमने फार्मूला जो कि स्टैटिस्टिकली अगर नहीं उसके ऊपर अप्लाई किया तो वो एज इट इज़ डाटा वो प्राइमरी डाटा है। सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है कि जिसके ऊपर हम जो कि कोई मैथमेटिकली स्टैटिस्टिकली जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसके ऊपर जो हम फार्मूले अप्लाई करते हैं वो हमारे पास सेकेंडरी डाटा बन जाता है। अब हमारे पास है कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा कितनी किस्म के होते हैं। एक हमारे पास है डायरेक्ट पर्सनल होता है इन्वेस्टिगेशन का। इसमें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का ये होता है कि हम किसी भी पर्सन से डायरेक्टली जो है उससे इन्वेस्टिगेशन या इंट्रू कर लेते हैं डाटा को गेट करने के लिए। अब है कि इंटरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या होता है, हम किसी थर्ड पर्सन के थ्रू डाटा गेट करते हैं। उसके बाद कलेक्शन थ्रू क्वेश्चन का मतलब है कि हम डिफरेंट पर्सन से क्वेश्चन करके डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसके नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरीज से भी हम जो कि डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कलेक्शन थ्रू इनोमिनेटर्स वो होते हैं कि हम अप्लाई हायर कर देते हैं, वो लोगों के पास जाते हैं, घर घर जाके हर पर्सन से हर इंडिविजुअल घर में जाकर डाटा को कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन थ्रू लोकल सोर्स का मतलब है कि हम जब भी लोकली कोई सफ़र कर रहे होते हैं, किसी भी एजेंट्स होगा या वहाँ के उस एरिए का जो पर्सन होता है, अगर हमने उससे रास्ता पूछना है तो हम उससे पूछ सकते हैं। अगर वो उस लोकल एरिया के पर्सन से उसी प्लेस का कोई डाटा कलेक्ट करना हम उस लोकल पर्सन से कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा है तो वो हमारे पास ऑफिशियल आ जाता है, सेमी ऑफिशियल आ जाते हैं, म्यूनसिपल आ जाता है, पब्लिक ऑफ ट्रेड आ जाती हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपके हैंडआउट्स में आपने पढ़ लेना है। अच्छा, पॉपुलेशन है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि इनके इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ नंबर का डाटा हम इकट्ठा करते हैं। हर इंसान की जो क्वालिटीज़ होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, बाकी अनदर थिंग्स जो होती हैं वो सब की डिफरेंट होती हैं। तो उसकी बिना के ऊपर हम हर पर्सन से यूनिकली जो डाटा हम गेट करते हैं। ठीक है, ये पॉपुलेशन। नेक्स्ट ये हमारे पास पेज ब्लर हो गया था, हम नेक्स्ट के यहाँ पे करते हैं। अच्छा, फाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट का मतलब होता है कि जो चीज़ हम गिन सकते हैं, लाइक एक स्कूल के अंदर चिल्ड्रन कितने हैं, ये तमाम चीज़ें ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन से हम पेंसिल हम जो कि ये भी गिन सकते हैं कि एक बॉक्स के अंदर कितनी पेंसिल है, एक बॉक्स के अंदर कितने शार्पनर हैं, और अनदर थिंग जितनी भी चीज़ें हैं हम जो चीज़ हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट है। इनफाइनाइट का वो चीज़ें जो कि हम जो कि गिन नहीं सकते, वो हमारे पास जिस तरह हमारे पास मिल्क है हम उसको गिन सकते, वाटर है। ठीक है, जो लिक्विड चीज़ होगी जिस तरह मिल्क है हो गया, वाटर हो गया, और अनदर थिंग जितनी भी है जो चीज़ें हमसे गिनी ना जा सके वो हमारे पास इनफाइनाइट पॉपुलेशन होती हैं, इनफाइनाइट कहलाएगी। सैम्पलिंग फ्रेम के अंदर ये आपने जस्ट डेफिनेशन याद रखनी, इट इज़ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन। सैम्पलिंग एरर है, मीन दैट मैंने आपको बताया था जब भी हम अंदाज़ा लगाते हैं हमारे पास जो ट्रू वैल्यू होती है तो उसके अंदर जो भी हमारे पास डिफरेंस आ रहा होता है वो हमारा सैम्पलिंग आ रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया 60 kg, वो हमारे पास अगर आ रहा है 59.995, उसके अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है 60 kg से 0.5 का डिफरेंस है, इसमें ये हमारे पास सैम्पलिंग आ रहा है। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या फार्मूले यूज़ करते हैं, ये एक्स बार माइनस म्यू को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नॉन सैम्पलिंग के अंदर हमारे पास इसमें कोई डिफेक्ट आ गया है, जब हम डाटा को गेट कर रहे होते हैं या रिपोर्ट कर रहे होते हैं उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है या किसी जो मेल होती है उसको रिस्पांस नहीं करते, तो ये चीज़ें हमारे आ जाए। इसको अवॉइड कैसे किया जाता है, इस तरह हम जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उनको उसके बाद जो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं वो उनको मैनिपुलेट किया जाए। इसके बाद पेज हमारे पास कौन सा, ये बैक आ गया। अच्छा, ये देखा है नॉन रैंडम सैम्पलिंग के अंदर ये क्या होता है, दीज काइंड ऑफ सैम्पलिंग इन विच द पॉपुलेशन यूनिट्स आर ड्रा इनटू अ सैंपल बाय यूजिंग 1%, मीन किसी एक पर्सन की जजमेंट से हम जो भी डाटा इकट्ठा करते हैं वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग कराते हैं। ये आपने पढ़ लेना। कोटा सैम्पलिंग भी आपने पढ़ लेना, इसके एडवांटेजेस भी देख लेने, ये इसकी डेफिनेशन जो है कि एंड्रॉइड्स पे भी आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। उसके बाद एडवांटेज में आ जाता है कि नो नीड्स टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रेम, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो होता है इसमें जल्दी की जाती है, उसके बाद इसकी कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है। और टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, किसी भी एलिमेंट जो चांस होता है पेरेंट्स पॉप से वो सैंपल के अंदर एक मीन के सेम ही रहता है और अदर एलिमेंट का भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ये हमारे पास टेबल है, ये हमें दिए गई एज के अंदर टेबल है। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इसके हमें दिए गए हैं।
अब हमने क्या करना, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बताना है, तो इन सब का जब सम अप करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस फ्रीक्वेंसी का ये 1000 बनेगा। इस तरह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड करनी, ये एक्स और फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगी, 1000 बन गई। और अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या कहते हैं, ये पहले 6 यहाँ से पिक किया, ये फिक्स यहाँ पे आगे 6। अब 6 को ये इसको अब ये 61 से प्लस करेंगे, ये 67 है। जब 67 को फिर इसकी नीचे वाली वैल्यू से, बिलो वैल्यू से प्लस करें, 37 आएगा। फिर 33 को इससे अबव वाली नीचे जो वैल्यू है उससे प्लस करेंगे, फिर ये आएगा 828। फिर इसको अपनी इसकी बिलो वैल्यू के साथ जब प्लस करेंगे 980। इस तरह फिर करते हुए फिर इन सब का सम करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, इनका सम आ जाएगा। ये चीज़ थी। उसके बाद हम ये चीज़ है, मैंने आपको बता दी कि ये एज है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने किस तरह फाइंड करनी। फिर सैम्पलिंग नंबर है, फिर क्या करना है कि 00 से स्टार्ट करना है और इसमें से एक माइनस करके हमने यहाँ पे वैल्यू लिख देनी 005। अब क्या करना है, यहाँ पे प्लस करेंगे 006 आएगा। फिर यहाँ पे 67 है तो एक लेस करेंगे तो ये 66 होगा। फिर जब इसमें एक ऐड करेंगे तो ये 67 बनेगा और इसमें से एक लेस करेंगे तो यहाँ पे 36 बन जाएगा। ये एज इट इज़ हमने इस तरह करना है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि ये एक्स भी मिला हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी मिली हुई है। हमने क्या करना है, मीन फाइंड करना है। जब हमने मीन फाइंड करना, हमें पता होता है कि इसका सिग्मा FF(x) बटा सिग्मा F फार्मूला है। अब हमने क्या करना है, FF(x) को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्टली F भी मिला हुआ है और X भी, FX मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा। इसका जब सम करेंगे तो ये से हमारे पास कौन सी वैल्यू बन गई, ये सिग्मा FF(x) बन गई। और जो सिग्मा F कौन सी बनेगी, जो ये फ्रीक्वेंसी है, जब इसकी वैल्यू को सम करेंगे तो ये सिग्मा F बन गया। तो सिग्मा FF(x) की जगह हमने क्या किया, 15785 डिवाइडेड क्या कर दिया सिग्मा F किया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमारे पास इसकी परसेंटेज फाइंड करनी थी। ये हमें बताया गया था, ये आपने हैंडआउट्स पे रीड आउट करना है। 1719 था, उसको डिवाइडेड इन फ्रीक्वेंसी को सम किया जैसे हमने प्रीवियस किया था, उसको डिवाइड किया तो ये आ गया। फिर इसको डिवाइड किया तो ये आ गया। अब हमारे पास ये एंगल है। एंगल हमें पता होता है कि ये एक सर्कल का एंगल 360 डिग्री का होता है। ये जब इन दोनों को सम करेंगे तो ये हमारे पास 1200 बनेगा। 1200 को क्या करेंगे, 719 डिवाइडेड 1200 मल्टीप्लाई एंगल क्या 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसको इस तरह करेंगे एज इट इज, इन दोनों की परसेंटेज आ जाएगी। अच्छा, बार चार्ट के अंदर हमारे पास ये डाटा दिया होता है, ठीक है। और ये हम क्या करते हैं, ये वाले ईयर को एक्स एक्सिस पे रखते हैं, ये वाई एक्सिस पे रखते हैं। फिर इनको ये लाइन ड्रा कर देते हैं। फिर कलरफुल बार, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ डिफरेंट कलर से इसको जो कि इसको ड्रा मीन के कलर कर देते हैं। मल्टीपर के अंदर हमारे पास क्या होता है कि इसमें दिस इज़ वेरी गुड डिवाइस फॉर द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीन के डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को, जिस तरह इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट कितनी हुई है, किस ईयर में कितनी हुई, तो उसको हम जो कि इस ग्राफ के जरिए मल्टीपर बार बनाकर हम कर सकते हैं। अच्छा, देन है लेक्चर नंबर 4 के अंदर है। इसके अंदर ये हमारे पास क्लास इंटरवल दिए हैं। क्लास इंटरवल्स हमारे पास दिस वन है। हमने क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें पता होता है क्लास इंटरवल को प्लस करके डिवाइड 2 कर देना। अब क्या होगा, 22 से 13 तक है तो क्या होगा, 22 + 13 डिवाइड 2 करेंगे तो 26 आएगा। फिर 14 + 15 करेंगे 45। बाकी इस तरह हम करते जाएंगे। फिर क्या होगा, अब नेक्स्ट हमें दिया गया है क्लास इंटरवल दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी दी गई। अब हमें कहा गया यहाँ पे आप इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करें और कम्युलेटिव का तो मैंने आपको बता दिया था। फिर मैं अगेन यहाँ पे एलाबोरेट कर दूंगा। तो क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है मेरे पास। अब क्या है कि इन तमाम फ्रीक्वेंसी को सम अप किया तो ये हमारे पास 20 बन गया। तो ये एक आपने बात चीज़ याद रखनी है कि जब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो इसका 2 लेंगे, डिवाइडेड फ्रीक्वेंसी करेंगे, 2 डिवाइडेड 20 ये 0.1 आएगा। फिर 4 डिवाइडेड 20 करेंगे नेक्स्ट टेबल में तो यहाँ पे तो फिर 0.2 आएगा। फिर 6/20 करेंगे दिस वन, फिर 8/20 दिस वन आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये पहले मैंने 2 पिक किया, ये एज इट इज़ रख दिया। फिर 2 + 4 किया 6, 6 + 6 किया 12, 12 + 8 किया तो ये दिस वन आ गया। इस तरह हम जो किसको फाइंड करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हिस्टोग्राम। इसको हम ऑलवेज शो करते हैं बॉक्स रेक्टेंगुलर से। उसके बाद फ्रीक्वेंसी है, पॉलीगॉन है, फॉर दिस रिक्वायरमेंट, इसके लिए हमें मिड पॉइंट रिक्वायर होता है। अच्छा, सिमेट्रिक वो होती है जिसको हम मिड से ब्रो करते हैं, जिसकी लेफ़्ट और राइट साइड दोनों इक्वल होती हैं। पॉजिटिवली स्क्यू का मतलब होता है कि यहाँ ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है और राइट साइड की तरफ मूव होता है। लेकिन नेगेटिव के अंदर क्या होता है कि ये लेफ़्ट साइड से जो है कि इंक्रीज़ और होता है, ओरिजिन से ये स्टार्ट होता है। फिर आ गया हमारे पास नेगेटिव स्क्यू या जे शेप या इसके अंदर हमारे पास ये क्या होता है, 0 से शिफ्ट करके ये इंक्रीज़ कर रही होती है। और पॉजिटिव स्क्यू के अंदर होती है ये, इसकी जो स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है, फिर ग्रेजुअली वो क्या होती है डाउन होके फिर यहाँ पे डाउन हो जाती है।
यू शेप का मतलब होता है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है अप लेवल पे हाई होती है, फिर जब ये मिड में आती है तो इसकी जो कि ज़ीरो हो जाती है, कम होती है, फिर उसके बाद अगेन जो इसकी इंक्रीज़ होना फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हो जाती है। देन है कि हमने अब इस टेबल के अंदर क्या करना है कि क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है, जब आपके क्लास इंटरवल हमें दिए गए हैं। वो चीज़ मैंने आपको बता दी थी हमने किस तरह करना है। क्लास इंटरवल क्लास लिमिट्स हमें बताई है, मिड पॉइंट फाइंड करने का क्या क्लास बाउंड्री फाइंड करने के लिए इन इन दोनों को प्लस करते हैं, डिवाइडेड 2 कर देते हैं। इनको हम इन सब को क्या करना है, प्लस का डिवाइडेड 2 करते 1 बाई 1 करना है। अब 0.14 प्लस 0.70 डिवाइडेड 2 करने को दिस 1 आएगा। फिर इसको इस तरह करते जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। ठीक है, नहीं सॉरी, अच्छा क्लास बाउंड्रीज हमने बनानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा सॉरी, ये क्लास लिमिट्स था, हमने क्या फाइंड करनी थी इनका, हमारे पास था कि क्लास बाउंड्री। अच्छा क्लास बाउंड्री फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं, इसमें मैं यहाँ पे आपको एलैबोरेट कर देता हूँ। इसमें हमने क्या करना है कि 0.5 इसमें से कोई वैल्यू आप एक पिक करें, हम ये फर्स्ट वैल्यू पिक करते हैं, इनमें से इनको दोनों को माइनस करते हैं तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 0.005 आ रहा है। अब हमने क्या करना है, क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी। क्लास बाउंड्रीज जब फाइंड करनी है, इसमें क्या करना है, जो डिफरेंस कितना आया था वो 0.05 आया था, क्या करना है 0.005 को इस क्लास नंबर की फर्स्ट वैल्यू में ऐड करना है और इसमें माइनस कर देना है उसी वैल्यू को। वो क्या करेंगे, 0.05 प्लस 0.005 करेंगे, फिर नेक्स्ट वैल्यू में माइनस करेंगे तो दिस 1 आ जाएगा। फिर इसी में ये क्या करेंगे, फर्स्ट इसमें 0.05 प्लस करेंगे और यहाँ माइनस करेंगे 1 बाई 1। इस तरह हम इस पूरे टेबल में करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, क्लास बाउंड्रीज बन जाएगी। अच्छा लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमारे पास अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन डिनोटेड बाय इसको जो कि एक्स बार से करते हैं, तो ये आपको पता है जिस तरह हमने करना है। ज्योमेट्रिक मीन है, इसके अंदर क्या 1 2 3 है, तो इसकी क्या 1 इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी वैल्यू कितनी बनती है, 1 2 3 4 बनती है, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो ये हमारे पास इसका जब आंसर निकालेंगे तो दिस 1 आ जाएगा। अच्छा अब हमारे पास है जो कि हमारे पास आज आ गया हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में क्या होता है कि इसकी जो टोटल वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास 4 है, इसकी भी जो वैल्यू ये सेम है 1 2 और 3 और 4, इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, 4 है। यहाँ 4 करेंगे डिवाइडेड, फिर क्या करेंगे 1/x करते जाएंगे, फिर क्या 1/1, फिर प्लस 1/2, फिर 1/3 1/4 करते हैं, इन सबको प्लस करेंगे तो ये दिस 1 आ जाएगा। अच्छा अब हमारे पास मार्ड का मतलब होता है कि जो हमारे पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती हैं। अब मेरे पास ये डाटा है 1 2 3 4। अब मेरे पास देखना है कि इसमें कोई मॉड है, इसमें कोई भी नहीं है। अब इसमें देखते हैं कोई मॉड है जो मोस्ट रिपीटेड हो रहा है, ये देखें 1 या 2 टाइम्स हो रहा है, इट मीन्स कि ये हमारे पास मॉड आ गया। जो ये इसके मॉड की ये इसको इस तरह हम राइट डाउन करते हैं तो ये हमारे पास जो शेप होती है इसको हम क्या पढ़ते हैं, कैप पढ़ते हैं। अच्छा अब हमारे पास है मॉड को फाइंड करने का क्या तरीका होता है, इस ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। अच्छा ये आपको वहाँ पे क्लास इंटरवल्स दी जाएंगे, क्लास बाउंड्री दी जाएंगी, फ्रीक्वेंसी आपको दी जाएगी। अब आपने क्या फाइंड करना है, इसका फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। इसका फार्मूला क्या होता है कि L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड FM माइनस F1 प्लस FM प्लस F2 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई H होता है, H जो वो क्लास इंटरवल होता है। अब मेरे पास ये है, अब हमने देखना है कि FM जो है वो कौन सी वैल्यू, FM जो देखते हैं कि जो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू दिस 1 है, ये 14 है मेरे पास, ये FM होगी और इसकी अबव जो वैल्यू होगी वो हमारे पास F1 की लाएगी और इससे जो बिलो होगी वो हमारे पास F2 को लाएगी। अच्छा जो क्लास इंटर बाउंड्रीज़ के अंदर जो है इसके जो टेबल में जो वैल्यूज़ होगी वो हमारे पास क्या 35.95 है, तो ये हमारे पास क्या कराएगी, L कराएगी। तो अब हमारे पास कौन सी रहेगी, H रहेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में, ये देखिए H मैं आपको निकाल के बताता हूँ। ठीक है, अब H मैं निकाला, अब ये क्लास बाउंड्री के अंदर ये वैल्यू मैंने ले ली है जो इसके सामने थी, इसी टेबल के सामने लेनी, ये नहीं ये इसके अबाव या बिलो चली जाए, नहीं इसके अंदर ये वैल्यू L थी। अब इसके इन दोनों में H निकालना है। H निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 35.95 माइनस 38.95 है ना, इनको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये H बन जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, H की वैल्यू आपको बताइए कि फाइंड की है तो ये 3 आ गया है। अब ये इन सब वैल्यू को इस फार्मूले में ऐड करेंगे तो L हमारे पास क्या है, ये L मैंने आपको बताया था L ये है 35.95 था, तो दिस 1 आ गया। F हमारे पास कौन सा था, ये 14 है, F1 हमारे पास 4 था, F2 हमारे पास 8, H3। इन सब वैल्यू को हम जो है इस फार्मूले में
इंसर्ट करेंगे तो ये प्लस माइनस का करके हम जो है इसका जो है ये मार निकाल देंगे। ठीक है, आपको जस्ट फार्मूला आना चाहिए और इसका मेथड आना चाहिए कि वैल्यू हमने किस तरह निकालनी होती है। तो आपने वैल्यू से निकालनी है कि जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है वो FM1 रखते हैं, उसके सामने वाली जो वैल्यू क्लास इंटरवल्स होती है बाउंड्री उसकी जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है ये फर्स्ट वाली ये आप एल रखते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं तो एच आ जाता है। फिर जो FM से अबव वैल्यू होती है ये F1 होती है, उससे जो बिलो वैल्यू होती है ये आपके पास F2 होती है। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है कि मीन। ठीक है, मीन को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, आपके पास जो है कि ये क्लास इंटरवल्स दी गए हैं, उसके बाद आपको ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। आपने क्या करना होता है कि इसको जब सम आप करेंगे तो ये आपके पास 13 बनेगा। अब हमने क्या करना है कि इसके लिए एक्स फाइंड करना है। एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट के लिए मैंने आपको बताया था कि ये क्लास इंटरवल को प्लस करके डिवाइडेड 2 करते जाएंगे इन सबको, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आप एक्स बन गया। फिर क्या करेंगे, FF(x) निकालना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इन सब को 1 by 1, तो इनको सम आप करेंगे तो ये FF(x) बन गया। तो अब क्या होगा, सिग्मा FF(x) डिवाइडेड f करेंगे तो ये 1135.5 डिवाइडेड 13 होगा, तो ये हमारे पास इसका मीन आ जाएगा। आप वेट मीन फाइंड करना है तो ये आपको क्या करेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी की जगह आपने जस्ट W लिख देना है। ये फार्मूला बिल्कुल सेम है, वहाँ पे FF(x) डिवाइडेड f था, लेकिन यहाँ पे सिग्मा WX और सिग्मा W आ गया। ये x और W मिला हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये सिग्मा WX बन जाएगा और ये सिग्मा W। आप इसको एज इट फार्मूले में अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 9 आ गया। फिर आपके पास मीडियन आ गया। मीडियन क्या है, दिस इज़ फॉर अनग्रुप। अगर आपके पास अनग्रुप डाटा है तो आप उसके लिए कौन सा यूज़ करेंगे। अब हमारे पास है कि ऑड नंबर है 42135। ठीक है, अब इसको क्या करें, सेंडिंग एंड में लिखूँगा तो इसमें देखूँगा कि इसमें जो ट्रू वैल्यू ये लेफ़्ट साइड पे छोड़ दी और ये राइट साइड पे 2। अब जो दरमियान वाली वैल्यू होगी ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ये मीडियन कहलाएगी। ठीक है, अब एक और इवन नंबर। इवन नंबर में हमारे पास के टोटल के नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब क्या करूँगा कि हमने इक्वली छोड़ने हैं। इक्वली हम कितने छोड़ सकते हैं दोनों में, यहाँ से मैंने 3 और 4 छोड़, यहाँ से हमने 3 छोड़े और यहाँ से हमने क्या किया 3 यहाँ नंबर छोड़ दिया। अब क्या होगा, ये इक्वली डिवाइड हो गए। अब इनमें से कौन सी वैल्यू बची, ये 5 और 4 को ऐड करके डिवाइडेड 2 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 में 2 करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। इस तरह हम जो है कि मीडियन निकालने के लिए इवन नंबर का इस तरह निकालते हैं और ऑड का मैंने आपको बता दी इस तरह निकालते हैं। लेक्चर नंबर 8 है, इसके अंदर हम क्या करना है कि मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। इसके हमारे पास जो फार्मूला होता है वो मैं आपको फर्स्टली बता देता हूँ। इसका होता है कि एक्स मीडियन इज इक्वल टू L + H/(ऑफ) इंटू N/2 - C होता है। अब हमने क्या करना है कि इसमें से देखना है कि वैल्यू हमने लेनी है। तो क्या होगा कि इसमें देख लेते हैं। फर्स्टली हमें क्या करना है कि इसका सिग्मा जो फ्रीक्वेंसी हम निकाली है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड 2 कर देंगे। सिग्मा F इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड 2 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 50। अब हम देखते हैं कि 50 की जो नियरेस्ट बिगेस्ट वैल्यू कौन सी हाईएस्ट, वो हमारे पास यहाँ पे आ रही है, ये 20 आ रही है। ठीक है, अब मेरे पास ये 20 आई है तो ये हमारे पास वैल्यू कौन सी बनेगी, ये मैंने इसके ये लिख दिया है। जो ये हमारे पास 20 है, ये वैल्यू हमारे पास बन गई है। तो ये हमारे पास बाउंड्रीज है और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और ये हमारे पास फिर F बनेगा, ये F हमारे पास 14 बन जाएगा। ये देख F 14 बनेगा और इसके बाद 6, इससे बड़ी जो वैल्यू है 20 से अबव वैल्यू, ये हमारे पास 6 है, ये हमारे पास C बन गई। उसके बाद क्लास इंटरवल मैंने आपको बताया था H किस तरह, ये इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास H आ जाएगा। H हमारे पास ये देख 3 आ गया। अब मैं इनको L को क्या बनेगा, ये 30, इसकी जो बिगेस्ट वैल्यू है वो L होती है। ये बिल्कुल एज इट फार्मूला जो हमने प्रीवियस किया था वैल्यू उसी तरह निकाली है, लेकिन जस्ट इसका फार्मूला डिफरेंट है थोड़ा सा। अब इसको जब इस फार्मूले में ऐड करेंगे 1 by 1 तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। ठीक है, जस्ट ये वैल्यू इस तरह फार्मूले में ऐड की, ये वैल्यू मैंने आपको निकाल कर बता दी। अब इसको जस्ट आने फार्मूले में इंसर्ट करना और अगर आप खुद कर लेने। अच्छा, अब हमारे पास ये क्वार्टाइल्स क्या होते हैं। क्वार्टाइल्स के लिए आपने क्या करना होता है, इसका ये फार्मूला जो है ये बिल्कुल एज इट मीडियन की तरह होता है। क्वार्टाइल्स के अंदर क्या आ जाता है हमारे पास, क्या L + H/(ऑफ N डिवाइडेड 4 - C आ जाता है। तो ये आप करेंगे तो इसका बिल्कुल फार्मूले का मेथड जो बिल्कुल एज इट इज़ सेम है, जिस तरह आपने ये प्रीवियस किया था बिल्कुल एज इट इज़ करना है। ये इसका फार्मूले के तहत मैं आपको बता दूँ आपने क्या करना है। ये मेरे पास क्या आ गया कि 7.5 आया, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड हमने क्या किया 2 की 4 किया तो ये हमारे पास दिस 1 आ गया। अब दिस 1 आया तो ये 75 के बिगेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये 8 है। ये देखिए हमारे पास 8 है। अब 8 आई है तो 8 हमें पता है ये L है, ये सॉरी ये 8 जो आई है ये हमें पता है ये F है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो ये इसके सामने अबव वैल्यू ये 20 है, जो ये कौन सी होती है, ये C होती है। इसके बाद H
निकालना है। एच के लिए हमें पता है इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। फिर जब ये फर्स्ट जो वैल्यू होगी ये हमारे पास एल कर आएगी, तो ये एज इट हम जब इसको फार्मूले में ऐड करेंगे तो ये दिस वन आएगा। इसके बाद क्वार्टाइल 2 फाइंड करना है, उसके अंदर हमारा फार्मूला होगा जस्ट इसकी अबव साइड पे हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर क्वार्टाइल 3 फाइंड करना हो तो इसकी जगह पे ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इस तरह आप क्वार्टाइल की बाकी भी वैल्यू हम निकालते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डिसाइल है, इसके अंदर जस्ट हमने क्या करना है कि ये 10 करना है। फिर D2 फाइंड करें, 2 के लिए ऊपर ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई n किया डिवाइडेड 10 करेंगे, 3 आया 3n/10 किया, जिस तरह 1 है 1 डिवाइडेड n/10 किया। इस तरह बाकी फार्मूला और मेथड बिल्कुल सेम है सबका। परसेंटाइल के अंदर क्या किया, ये परसेंटाइल हमें नेम से जा रहा है 100, 1/n डिवाइडेड इसको 100 कर देंगे, फिर 2 मल्टीप्लाई n डिवाइडेड 100 करेंगे, फिर P3 के लिए 3n डिवाइडेड 100 करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ज्योमेट्रिक मीन अनग्रुप्ड, ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमें फार्मूला होता है कि GM इज इक्वल टू अंडर दिस वन, ये हमारे पास वैल्यू है और इसकी जो पावर कितनी है 1 2 3, ये हमारे पास पावर आ गई है 3 और इसको हम क्या अंडर 6 इसको इस तरह हम लिख देंगे, ठीक है। और बाकी इस तरह भी हमने इसको इस तरह करना है। और ज्योमेट्रिक मीन जो होता है ये हम फार्मूला यूज़ करते हैं सिग्मा log x/n, हम फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये x हमें दिया गया, ये हम इसका log x फाइंड करेंगे, ठीक है, जो ग्रुप डाटा के अंदर होगी। आप क्या करना है कि इसका सिग्मा log x ले लेंगे, ये आएगा और ये x आ गया, हमारे n आ गया। फार्मूला में पता है कि इसका एंटी लॉग ज्योमेट्रिक मीन का हमें पता है कि वो एंटी लॉग सिग्मा log x/n होता है। अब वैल्यू हमें पता है n हमारे पास 9 है, सिग्मा log x दिस वन है, तो अब इसको इस तरह पुट करेंगे, एंटी लॉग निकालेंगे तो ये दिस वन आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास अगर ग्रुप डाटा आ जाता है, ठीक है, वो जो लार्ज ग्रुप डाटा उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, हमें ये भी क्लास इंटरवल दिए गए होंगे, फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट हमने निकालना है, इन दोनों को प्लस करें, क्लास इंटरवल को डिवाइडेड 2 करें दिस वन। अब हमें log x हम निकालना होगा, तो उसका जो x हमारे पास दिस वन है, इसका log x करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, f log x फाइंड करना है, यहाँ पे f log x, तो f हमें फ्रीक्वेंसी दिस वन दी हुई है ये 2। अब क्या करना है, इनको 1/1 करें, 2 को log x मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को log x, ये आएगा, इन सब का सम अप करेंगे तो ये आएगा सिग्मा f log x आ जाएगा। अब सिग्मा f हमारे पास क्या बन गई है, ये इसकी वैल्यू जब इसको इन सब को जो कि प्लस करेंगे, ये हमारे पास बनती है 13 वैल्यू 30 बनी। अब इसको फार्मूले में ऐड किया तो ये हमारे पास आ जाएगी, ये इसको ये सिग्मा f log x की वैल्यू है, ये सिग्मा f की वैल्यू है, तो ये इसको एंटी लॉग निकाला तो ये आ गया। अच्छा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास है कि जब भी हमने किसी भी परसेंटेज या एवरेज की बात करनी है तो हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालना होता है। इसके लिए क्या ईयर हमें दिए गए हैं और ये हमारे पास डाटा दिया गया है और ये साथ हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है। ज्योमेट्रिक मीन के हमें पता होता है कि सबको मल्टीप्लाई करके ये जितनी भी वैल्यू बनती हैं ये उसकी पावर कर देंगे, 1 2 3 4 बनी है तो ये इसकी पावर 4 आएगी, इसको करेंगे दिस वन आएगा। अब हमने क्या करना है कि इसको लेके इससे फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते जाना है, ये से करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर ये वैल्यू इसको 151.37 डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाई ये करेंगे दिस आएगा, फिर इसको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे दिस आएगा, ठीक है, परसेंटेज करते जाएंगे तो ये इस तरह आते करते जाएंगे। तो ये हमारे पास एंड पे जो है ये हमारे पास वैल्यू क्या बन गई है, यस 10,500, तो ये इसकी लास्ट वैल्यू से मैच हो रही है, इस मीन की ये हमारे पास डाटा जो कि सही है। हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है कि n डिवाइडेड सिग्मा 1/x होता है और इसका ग्रुप डाटा का होता है सिग्मा f सिग्मा f 1/x। ये हमारे पास डाटा मिला हुआ है तो 1/x इसको करते जाएंगे, 1/30 1/35 1/14 इस तरह करते जाएंगे तो इसका फार्मूला निकालिए, ये सिग्मा 1/x बनेगा, ये सिग्मा ये n बन गया 10। अब इसकी जो है कि इस फार्मूले में पुट करेंगे तो n 1/x के n 10 है और सिग्मा 1/x के 0.248 है और इसका जब करेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेट तो ये 42 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। अच्छा, अब एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट आउट ऑफ 20 किए हैं तो हमने क्या करना है कि हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं, उनमें से हमने क्या करना है कि उनकी एवरेज निकालनी है, कितनी टोटल 20 स्टूडेंट है, 10 की निकालनी है, इन सब को सम करेंगे डिवाइडेड 10 कर देंगे, ये हमारा 11 आएगा आउट। अब कितने टोटल कितने स्टूडेंट 20 हैं, एवरेज डिवाइडेड 20 टोटल स्टूडेंट करेंगे तो क्या होगा 11/20 बन जाएगा। अब क्या होना है रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के अंदर क्या होता है कि x ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन है और ये इसकी इक्वल होता है। मिड रेंज निकालनी हो तो क्या करते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू को क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड 2 कर देते हैं, ठीक है, को प्लस करके हम डिवाइडेड 2 करते हैं तो वो मिड रेंज निकला। तो क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि Q3 + Q1 डिवाइडेड 2 कर देते हैं। Q3 अगर 2 है और Q1 4 है तो इनको सम करेंगे तो ये हमारे इस तरह आ जाएगा। अब हमारे पास है कि इसका नंबर ऑफ है मिड पॉइंट निकालना, वही चीज़ हमारे पास अगेन एंड अगेन आ रही है। मिड पॉइंट निकालने के इन दोनों को प्लस किया डिवाइड किया इन सबको, फिर क्या होगा इनका सम ले लेंगे तो ये आ जाएगा।
हमने इसमें मीन निकालने के लिए हमने किया है। तो इसको इस तरह फिर क्या करेंगे, एक्स बार सिग्मा ए ओवर एन, फिर क्या करेंगे 1/1 इनको इस तरह करते जाएंगे फार्मूले के तहत। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगी। ठीक है, ये क्या ए और बी है, सिग्मा ए बाय डिवाइडेड फिर ये सिग्मा एक्स कर देंगे। ठीक है, वो कितना होगा 16 डिवाइडेड सिग्मा ए, हमारे पास 16 डिवाइडेड क्या आ गया है एन, कितना हमारे पास था 7 8 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 था, 8 किया ये 7.5, सिग्मा बी का कितना आ गया 16 डिवाइडेड 8 किया 7.5 आ गया, फिर इसका मिड पॉइंट का 235 डिवाइडेड 8 किया दिस वन आएगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन क्या होते हैं इनमें, एक्स जो लार्जेस्ट वैल्यू को पहले हम स्मॉलेस्ट वैल्यू से माइनस करते हैं, फिर इन दोनों को स्मॉलेस्ट और जो हाईएस्ट वैल्यू प्लस कर देते हैं, ये हमारे पास कोफिशिएंट डिस्पर्शन आ जाता है। क्वालिटाइड एविएशन का फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड 2 आ जाता है। अब इसका निकालना हो तो ये हमारे पास पहले एक्सचेंज एक्स का निकालेंगे, इसमें से लार्जेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, सॉरी स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट वैल्यू ये है और ये एंड वाली, और ये हमारे पास कौन नहीं सॉरी 270 हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू और 180 जो स्मॉलेस्ट है, तो इन दोनों को आपस में करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका फिर ये करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम निकाल लेने हैं, नहीं सॉरी स्मॉलेस्ट वैल्यू ये 16, ये 180 नहीं है स्मॉलेस्ट, तो इस तरह आगे नेक्स्ट वैल्यू क्या है, ये हमारे पास बिगेस्ट वैल्यू और ये 165 स्मॉलेस्ट है, इनको करेंगे कोफिशिएंट क्वार्टाइल आ जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड Q3 प्लस Q1 करेंगे, और मीन डेविएशन का हमने ये फार्मूला लगाना है। लेक्चर नंबर 12 आ गया है, तो इसमें हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं। तो इसमें हम सिमेट्रिक कर्व क्या होती है, सिमेट्रिक कर्व एक ऐसी कर्व होती है जो एक सीक्वेंस से आगे मूव ऑन हो, जो कि अपनी प्लेस जो चेंज ना करे, तो वो हमारे पास होती है। इसके अंदर हमारे पास जितने भी इसका सिमेट्रिक का आंसर आता है वो सेम होते हैं, जिस तरह ये 2 2 2 2 मीन मीडियन मार्क्स आपका जो है कि आता सेम। अच्छा, राइट या पॉजिटिव स्क्यू में ये होता है कि इसमें जो आंसर होते हैं सब के मुख्तलिफ होते हैं, जिस तरह मीडियन होगा, मिड क्वार्टाइल होगा, मिड रेंज होगा, इन सब के देखें 5 6 7 ये एक सब के डिफरेंट है। लेफ़्ट और नेगेटिव स्क्यू होता है, इसमें क्या होता है कि मीडियन जो है वो मिड क्वार्टाइल से बड़ा होता है, फिर मिड क्वार्टाइल और मिड रेंज से बड़ा होता है, तो ये हमारे पास ये कहलाता है। अब 5 समरी है, ये 4 समरी थी और ये 5 है। इसमें सिमेट्रिक कर्व क्या होती है, इसके अंदर जो हमारे पास ये एक सीक्वेंस की तरह बड़े होते हैं, पहले हमारे पास क्या होता है स्मॉलेस्ट बड़ी होती है, फिर बिगेस्ट, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह आप टू सन मूव करती है। पॉजिटिव के अंदर क्या होती है, इसके अंदर हमारे पास जो मिड रेंज होती है या मिड रेंज, वो क्या जो हमारे पास मिड क्वार्टाइल रेंज या जो मिड रेंज होती हैं ये हमारे पास दरम्यान में होती हैं, जिस तरह ये देखें क्वार्टाइल और मिड रेंज जो है ये दरम्यान में होती हैं। नेगेटिवली स्क्यू कर्व या लेफ्ट स्क्यू में अंदर ये होता है, इसमें हम पॉजिटिवली जो स्क्यू होती है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, उसमें जो सब वैल्यू जो है कि वो लेस देन होती है, इसमें क्या होती है ग्रेटर देन होती हैं। ठीक है, ये देख ग्रेटर देन आ गई हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब है कि पर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यू, ठीक है, इसमें आपने ये फार्मूला भी याद रख सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, दोनों में से आप जो भी करें तो कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 14 है मूवमेंट का आपने फार्मूला याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो फार्मूला होता है बेसिकली वो ये होता है सिग्मा, ये हमारे पास डी, और उसके बाद ये हमारे पास 2 लाइन है डिटर्मिनेंट की और ऊपर आर हो जाता है। ठीक है, इसकी पावर डिवाइडेड एन हो जाता है। जब भी हमने ये सिग्मा ये इस तरह इंटीग्रेशन ये हम डिफाइन करना हो तो ये इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, इसका मीन फाइन करना होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपने अभी मैंने प्रीवियस बताई, तो आपने सिर्फ फाइन करना, इनका फार्मूला याद रखना। अब M फाइन करना है तो इसकी पावर M1 होगी, बाकी फार्मूला दिस वन होगा। M2 फाइन करना है तो उसकी पावर 2 होगी, अगर 3 करना है तो उसकी पावर 3 होगी। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास 3 आ जाएगा, बाकी ये फार्मूला जो है बिल्कुल सेम एज इट इस तरह करना है। अच्छा, ये हमारे पास है लेक्चर नंबर 18 है, ये मैं आपको करवा देता हूँ। बाकी 2 जो लेक्चर हैं ये कौन कौन से थे, ये 14 15 16 जो 3 लेक्चर वो मैं आप हैंड आउट से करवाता हूँ, लेकिन ये 18 जो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। अच्छा, रैंडम एक्सपेरिमेंट वो वैल्यू, ऐसी रैंडम एक्सपेरिमेंट जहाँ पे हमारी जो वैल्यू होती है एक्सपेरिमेंट की वो रिपीट होती नहीं, लेकिन जब जो आंसर आए वो यूनिक हो, हर आंसर जो है कि एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए, और जो उसका आंसर होगा वो 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट उनका, अगर उनका जो आंसर है वो 1 आता है या 1 से कम आता है तो वो हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। सैम्पल स्पेस क्या आती है, जो हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आएगा उसके जितने भी आउटकम्स होंगे वो हमारे पास सैंपल कराएंगे। ठीक है, जिस तरह हमारे पास हेड और टेल है, इसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आते हैं वो हमारे पास सैंपल स्पेस कराएंगे। इवेंट्स क्या होता है, इवेंट्स वो होता है कि जितने भी हम सैम्पल्स में इसमें एक छोटे से
सब सेट्स निकाल लेते हैं, उसको अलग कर लेते हैं, वो हमारे पास इवेंट्स कराता है। अब हमारे पास 2 है, सैम्पल इवेंट और कंपाउंड। सैम्पल का आपको पता है जिसमें अंदर हमारे पास एक्जैक्टली जो कि एक पॉइंट होगा वो सैम्पल इवेंट कराएगा। कंपाउंड इवेंट वो होगा जिसमें हमारे पास मोर दैन 1 पॉइंट्स होंगे, वो हमारे पास कंपाउंड इवेंट कराएंगे। अच्छा, मेरे पास जो 3 लेक्चर आ गए वो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 15 के अंदर ये स्कैटर डायग्राम है, ये आपने देख लेनी है किस तरह ड्रा करनी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये इक्वेशन ऑफ स्कैटर डायग्राम लाइन है, तो इसमें y इक्वल टू a प्लस बी एक्स है। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही बात समझ आए। ये y जो होता है ये हमारे पास डिपेंडेंट होता है और x जो इंडिपेंडेंट होता है। x का जो वैल्यू होती है वो हमारे पास सैम्पल की होती है। ये चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। अच्छा, इसके बाद जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपको वो करवा देता हूँ, बाकी हम स्किप करते जाते हैं। अच्छा, इसमें नॉर्मल इक्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर के अंदर ये आपके पास 2 इक्वेशन है, ये आपके इसके फार्मूले याद रख लेने हैं। इनका मेथड जो आपको यहाँ पे बताया जाएगा नीचे। अब ये एग्जांपल है, ठीक है। ये आपने इस तरह के इक्वेशन को निकालनी है, ठीक है। ये आपको टेबल दी जगह फार्मूले के तहत आपने ये एक्स और वाई दिएगा, फिर एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर एक्स और वाई को आपने निकालेंगे, इनका सबका सम करेंगे तो आप फार्मूले में ऐड कर देंगे। अच्छा, इसके बाद है स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट। इसके अंदर आप ये फार्मूला भी याद रख सकते हैं, ये भी, ठीक है। तो इन दोनों में से आप जो भी याद करने, लेकिन ये जो फार्मूला होता है ये इजी होता है, ठीक है। जो टेबल के लिहाज से ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके बाद हमारे पास शार्ट का फार्मूला होता है और ये जो लॉन्ग फार्मूला होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेथड होता है और ये हमारे पास फार्मूले बहुत वर्किंग बहुत की सेम है फार्मूले, लेकिन ये है कि ये हमारे पास अगर डिफ़िकल्ट स्टेप करने हो तो ये फार्मूले यूज़ करते हैं। अगर अपने लिए हम जो कि ईजीएस्ट बनाना हो क्वेश्चन को तो ये फार्मूले यूज़ करेंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर अगर हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन होगा तो उसकी ये होगी कि आर ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 1 होगा। नो कोरिलेशन होगा तो ये 0 की होगा। अगर नेगेटिव होगा तो ये यहाँ पे -1 आ जाएगा। बाकी ये सब सेम ही होंगे, ठीक है। ये इस तरह आप निकाल लेने हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, ये आपने एक ससरी सी नज़र देख लेनी है। सेट क्या होता है? सेट ये हो कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ लिस्ट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मीन की बहुत सारी चीज़ें आपस में मिलकर ये ग्रुप होता है, वो हमारे पास सेट बनाता है। उसके बाद हमारे पास ये एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट का वो चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास फाइनाइट सेट का आता है। जिस तरह हमारे पास है कि अगर एक ईयर का मंथ है वो हम काउंट कर सकते हैं, इट्स मीन कि ये हमारा फाइनाइट है। अगर हम देख लेते हैं कि हमारी बुक्स अंदर कितनी जो प्रिंटिंग के पेजेस हैं वो हम अगर गलत हैं, ठीक है, जिनकी मिस्टेक्स है वो हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर कितनी सी सिटीज़न जो कि रह रहे हैं वो हमें पता है कि हम उनको गिन सकते हैं। बाकी ये तमाम चीज़ सब सेट वो होता है कि अगर मैं एक सेट लूँ उसमें से कुछ सेट जो है कि अगर मेरे पास ए और बी सेट है, अगर ए सेट में से मैं बी सेट बनाता हूँ, बी के कुछ एलिमेंट जो है कि ए सेट में मौजूद हैं, तो क्या होगा कि बी सब सेट ऑफ ए का होगा। एग्जाम्पल है ये और ये। अब क्या हुआ, ये ए सेट है, अब इसमें से मैं कुछ एलिमेंट लेकर बी सेट बनाया, अब क्या होगा, बी जो है सब सेट ऑफ ए का बन जाएगा। प्रॉपर सब सेट क्या होता है कि बी के कुछ एलिमेंट जो हैं कि हमने ए में ए से ड्राइव किए हैं, तो उसके तमाम एलिमेंट अगर नहीं लिए तो वो हमारे पास प्रॉपर सबसेट का यूनिवर्सल सेट होता है। ये एक बड़ा सेट है जिसके बाकी हम सेट्स बनाते हैं। वेन डायग्राम तो आपको ये पता है कि हम जो ग्राफिकली इनकी रिप्रेजेंटेशन वगैरह करते हैं, ये तो आपने 9, 10, 11, 12 जो कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपने पढ़ चुके हैं। ये क्या होती हैं, यूनियन होगा तो इसके तमाम एलिमेंट एक दूसरे में ऑक्यूपाई होते हैं, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उस पर आपने इंटरसेक्शन निकालना होता है, इंटरसेक्शन में पता होता है जो कि वैल्यू कॉमन होती हैं, तो वो ये फिलअप हो जाएगा, इसका कॉमन जो एरिया होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिसजॉइंट का मतलब होता है कि दोनों सेट में से आपस में लाद हो, आपस में जो कि डिसजॉइंट हो, ठीक है, जो आपस में ओवरलैप ना कर रहे हो। ओवरलैप का मतलब होता है ये इस तरह है ना, एक सेट ये इसके अंदर आ रहा है, लेकिन इसमें डिसजॉइंट का मतलब होता है कि ये एक सेट है, दोनों आपस में लाद है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। सेट डिफरेंस का मतलब होता है कि ए माइनस बी करते हैं, जो सेट ए में हो वो सेट बी में ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास कराते हैं, ठीक है। ये एक सेट है तो ए में है, जो एलिमेंट ए में है वो बी में नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसको हम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है कंपाउंड, इस पास आता है कंप्लीमेंटेशन निकालनी हो तो एस माइनस ए कर लेते हैं, तो ये चीज़ आपने पढ़ लेनी है। अच्छा, ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ आ गई, कम्युलेटिव लॉ की, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डेम्पटेटिव लॉ, ये तमाम चीज़, डिमार्गन लॉ जो है एक दफ़ा आपने ये पढ़ लेनी, ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ चुकी हैं। उसके बाद पार्टीशन सेट, पार्टीशन मतलब होता है कि हम जो सेट होते हैं उनकी छोटे छोटे स्लाइसेस बनाकर उनके पार्टीशन कर देते हैं, मीन के उनको अलग कर देते हैं। पावर सेट होता है कि उसकी जितनी पावर होती है, अब ये हमारे पास ये हमारे पास पावर है, उसको डिनोट की क्या करते हैं, पी ऑफ ए से करते हैं। अब हेड और टेल, अब इसके क्या बनेंगे सेट्स, एक अब एम्प्टी बनेगा, फिर हेड बनेगा, फिर टेल, फिर हेड और टेल बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास पावर सेट कराता है।
कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि इसको ए क्रॉस बी करते हैं। और इसके अंदर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कभी भी ए क्रॉस बी जो है कि इज इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं होता। लेकिन आप मैथ में पढ़ते हैं कि वो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये दोनों चीज़ें आपस में लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल नहीं होती। तो कार्टेशियन में आपके पास ये एग्जांपल है, तो ये हेड और टेल है, तो हम देख लेंगे इसके पॉसिबल कितने आउटकम बनते हैं। ये हमारे पास अब सबको ये इतने पॉसिबल आउटकम बनते हैं। अब इसका क्या करेंगे, ये हमारे पास जिस तरह आपने लूडो है, लूडो का जो होता है डाइस होती है, उसके ऊपर कितने होते हैं, 6 होते हैं, या 1 आ सकता है, या 2 3 4 5 6 जैसे इतने होते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे। ये मैथ 202 में भी आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि किस पर हेड और टेल बनाएंगे। फिर इस तरह हम इसको हेड वन है, फिर इस तरह करेंगे, फिर टी के साथ जो टेल के साथ इस तरह करेंगे ट्री डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, ये बिल्कुल एज इट इज़ हमने करना है। उस पर लेक्चर नंबर 17 है रूल ऑफ परमुटेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। परमुटेशन का क्या होता है कि एन पी आर होता है। इसमें क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड एन माइनस आर फैक्टोरियल करना होता है। ठीक है, फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए क्या 7 फैक्टोरियल, 7 से हम जो कि रिवर्स मूव करेंगे 1 तक, 7 6 1 तक आएंगे। फिर 6 फैक्टोरियल का करेंगे, 6 से स्टार्ट करेंगे, 1 तक हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका आगे का। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, लेकिन 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस एमसीक्यूज क्लास है। बाकी ये है, ये क्या होता है कि एन फैक्टोरियल हमारे पास ये एन है, और ये बिलो वैल्यू आर है। एन 4 फैक्टोरियल, अगर एन माइनस आर करेंगे, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल करेंगे, 4 माइनस 3 1 है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, और 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 1, और ये हमारे पास 24 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास कम्बिनेशन आ जाए, ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद ये देखें कॉम्बिनेशन का आ जाता है, इसमें हमारे पास एक जस्ट आर का फैक्टोरियल आता है, बाकी ये सेम है। एन फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल हमारे पास करेंगे तो ये आ जाएगा। इसके एग्जांपल आप निकाल लेनी है खुद ही, ये इजी है। ये मैं आपको करवा दूँ, एन ओवर आर है तो 10 ओवर 3 है। पहले क्या होगा, 10 फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल, क्या ये आर है, 3 फैक्टोरियल और एन माइनस आर करेंगे, ये अगर जब इनको आपस में करेंगे तो ये 120 आ जाएगा। ठीक है, ये तमाम चीज़ इस तरह करनी है। और बाकी जो चीज़ें मैंने आपको इक्वली जो है हमारे पास लाइक इवेंट्स होते हैं जो कि इक्वली होते हैं बराबर आपस में। और लेक्चर नंबर 80 जो मैं आपको एलेबरेट कर चुका हूँ कि हमने किस तरह करना है। इसमें 1-2 न्यूमेरिकल थे, वो मैं आपको करवा देता हूँ। अच्छा, इसमें ये हमारे पास है डेक 25 प्लेइंग कार्ड है, और इसकी प्रोबेबिलिटी रेड कार्ड। हमें पता है जो हमारे पास जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें जो रेड कार्ड होते हैं वो हमारे पास 26 होते हैं। तो क्या करेंगे कि 26 होते हैं डिवाइडेड क्या करें, टोटल कितने हैं 52, तो 62 डिवाइडेड 52 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये है कि हमने बताना है कि एटलीस्ट 1 हेड अपीयर जो होता है हेड, जो कि जितनी हमारे पास प्रॉबिलिटीज़ हैं उसमें से मैक्सिमम जो कि 1 हेड अपीयर होना चाहिए। क्या होगा कि टोटल आउटकम कितनी बनती हैं, ये हमारे पास 8 बनती हैं। ठीक है, पॉसिबल। और उनमें से अब इसमें देखना है कि कितने हेड हैं, जो कि मैक्सिमम में 1 हेड आना चाहिए इन सब में, लेकिन ये इन 3 टी के अलावा इन सब में 1 हेड है। तो ये कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 बन गए। तो क्या होगा कि टोटल हमारे पास पॉसिबल कितने आउटकम्स बने, 7 है। टोटल कितने 8, 7/8 इस तरह आ जाएगा। फिर बाकी भी आपने इस तरह का लेने हैं। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 90 स्टार्ट हो रहा है। तो ये था लेक्चर नंबर 18। आई होप आपको समझ आएगा होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली वीडियो को लाजमी लाइक शेयर कीजिएगा। और आप जब एग्ज़ाम देंगे उसके बाद आपने लाजमी मुझे फीडबैक देना है कि क्या आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी कि नहीं है। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।